जय हिंद मेरे प्यारे साथी। दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार अपने राजू पीपी जॉब पर। और भाई आज क्लास जीके फिर से आपकी स्टार्ट हो रही। क्लास 7 है आपकी, ठीक है ना। और भूगोल चल रहा है, आपको सभी को पता है। संडे इसलिए ऑफ था क्योंकि संडे को ऑफ रहेंगी क्लासें, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन आज का टॉपिक होने वाला। इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन लिखाऊंगा 15-20, तो लास्ट तक देखना। क्वेश्चन आपके यहीं से फंसते हैं भूगोल में जब भी आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारत में सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है। बकरी की नस्ल है दोस्तों। सर्वाधिक दुग्ध देने वाली यानी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो क्वेश्चन मिलेंगे वारवरी, जपनापारी, जमनापारी, काली बंगाली, बीतल। ये आपके चार ऑप्शन है, लेकिन जिसका सही आंसर है वो क्या होगा हमारा? जमनापारी यानी कि जमनापारी, ठीक है ना। जमनापारी भी ऐसे बोलो, जमनापारी की बकरी आएगी और सर्वाधिक क्या देगी? दूध, ठीक है ना। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी होती है? जमनापारी की, ठीक है ना, यानी कि जमनापारी की। सही है। दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मक्का दोस्तों, मक्का है ना, भारत की स्वदेशी फसल नहीं है, यानी कि भारत की स्वदेशी फसल नहीं है। स्वदेशी मतलब कि भारत में नहीं हुई थी तैयार, स्वदेशी फसल नहीं है। तो ये कहाँ हुई थी तैयार? फसल नहीं है। इसे भारत में किसके द्वारा लाया गया? ये स्वदेशी नहीं है, भारत में किस देश से लाया गया, यानी कि इसको भारत में किस देश से लाया गया? तो दोस्तों आंसर इसका सही होगा हमारा पुर्तगाली। तो मक्का से याद रखोगे ना कि मक्का कैसी है, तो मक्का हमारी है पुर्तगाली। हम जो लोग मक्का खाते हैं ये कैसी है? हमारी पुर्तगाली। मक्का हम लोग कहाँ की खा रहे हैं आजकल? पुर्तगाली मक्का खा रहे हैं, यानी कि पुर्तगाल से आई है मक्का। हम वो मक्का खा रहे हैं। हमको याद करने का तरीका चाहिए कि भैया हम जो मक्का खाते हैं अपने लाइफ में वो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के मक्का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, पूसा पूसा यशस्वी पूसा यशस्वी पूसा यशस्वी किसकी किस्म है? किस फसल की किस्म है, या किसकी किस्म है, ठीक है ना, किस फसल की किस्म है? तो दोस्तों आपके पास आंसर चार होंगे यहाँ पर, गेहूं, धान, गन्ना, सरसों, इस तरह से, ठीक। तो ये पूसा आप लोग जान रहे हो, पूसा का गेहूं, ठीक है ना। गेहूं हर कोई जान रहा होगा जो खेती बाड़ी करता होगा। गेहूं का नाम होता है पूसा। पूसा के गेहूं लगा दो, है ना, 32-16 पता नहीं कैसे कैसे बहुत सी प्रजाति होती हैं। हाइब्रिड गेहूं, बहुत से गेहूं प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पूसा क्या है हमारा? गेहूं की एक नस्ल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, इनको हल्के में बिल्कुल मत लेना। भूगोल का निचोड़ है ये, निचोड़, ठीक है ना। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के जनक किसको जाना जाता है? तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, नॉर्मन ई बोरलाग। नॉर्मन ई वोरलॉग, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे भाई? विश्व में हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन। लिख लो, हरित क्रांति कैसी है? नॉर्मल, यानी कि हरित क्रांति जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल, तो हरित क्रांति कैसी है? नॉर्मल, यानी कि हरित क्रांति नॉर्मन ई बोरलांग, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम? नॉर्मल। हरित क्रांति कैसी है? नॉर्मल, बस इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं। फिर से पांचवा क्वेश्चन, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है। हरित क्रांति से किसका गहरा संबंध रहा है? किसका गहरा संबंध रहा है? किसका गहरा संबंध रहा है हरित क्रांति से? तो आंसर लिख लो इसका, डॉक्टर स्वामीनाथन का। डॉक्टर स्वामीनाथन का क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर हमारा हो जाएगा संबंध रहा है गहरा, किससे? हरित क्रांति से। और हरित क्रांति हमारी क्या है? नॉर्मल है, और इसका संबंध सर्वाधिक किससे रहा है? स्वामीनाथन से रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है हमारे पास, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है?
काली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? काली क्रांति, काली क्रांति जान रहे हो किससे संबंधित है? नहीं जान रहे ना? कच्चा तेल उत्पादन से। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कच्चा तेल उत्पादन से। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रखा होगा काली क्रांति, तो काला क्या है? कच्चा तेल। काली क्या है? कच्चा तेल। काली क्रांति क्या हो जाएगी? कच्चा तेल। यहाँ पर ज्यादा याद करना मुश्किल भी नहीं है। काली क्रांति क्या हो जाएगी? कच्चा तेल। काली क्रांति कच्चा तेल। कभी मत करना मत्स्य, कोयला, सरसों, बहुत से उत्पादन मिलेंगे, लेकिन क्या करना है? काली क्रांति कच्चा तेल। ठीक, ऑप्शन ही आपको नहीं दूंगा जिससे कि आपके मन में कोई दूसरा आए। ऐसा आएगा कि पहला ही बस काली क्रांति सीधे सीधे लिखोगे दोस्तों, ठीक है ना? कच्चा तेल। आगे बढ़ते हैं। अब काला कोयला भी होता है, कोयला उत्पादन में लिखना, ऑप्शन मिलेगा आपको बहकाने के लिए, पर काली क्रांति कच्चा तेल, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। या ऐसे याद रख लो, बेचारी कच्चा तेल लगा लगा के सर में या चेहरे पे काली हो गई है ना, लड़की कोई सी भी सही काली हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी, 4 ऑप्शन आपको दूंगा मैं इस बार। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपके पास 4 होंगे। ए होगा गन्ना। इस तरह से आएंगे क्वेश्चन, आने का तरीका देखो, इस तरह से आएगा कौन नहीं है, ये नहीं है और हाँ है मैं। इसमें बहुत बच्चे गलतियां करते, तो ये जानो कि नहीं है। क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ो। इसने पूछा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, बाकी की नकदी फसल है, कोई एक सी नकदी फसल नहीं होगी, ठीक है ना? आपके पास सी ऑप्शन होगा जूट, और डी आपके पास हो जाएगा गेहूं, ठीक। और हमारा यहाँ पर सही होगा गेहूं। गन्ना, कपास और जूट ये हमारी क्या हो जाएगी? नकदी फसल, ठीक है ना? और नकदी फसल कौन सी नहीं है हमारी? तो हमारी गेहूं नकदी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। मही सुगंधा, मही सुगंधा होता है, सुगंधा, ठीक ना? मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? किस फसल की प्रजाति है? मही सुगंधा, मही सुगंधा भाई, सुगंधा धान खाते हो ना, चावल सुगंध वाले यानी खुशबू वाले धान, यानी धान बोले तो चावल, धान चावल, ठीक है ना? चावल क्या खाते हो? मही सुगंधा, सुगंधा चावल कहते नहीं है गाँव में के लोग, या आप कहीं भी रहते हो सुगंधा चावल ले आओ, सुगंधा चावल है ये तो, है ना? खुशबू दे रहा खूब अच्छी सी, तो सुगंधा, मही सुगंधा क्या हो जाएगा? तो वो धान हमारा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। करनाल वंट एक बीमारी है। करनाल वंट एक बीमारी है। करनाल वंट एक बीमारी है, किस में लगती है ये? करनाल वंट एक बीमारी है, किस में लगती है? धान में लगती है, मटर में लगती है, राई में लगती है, गेहूं में लगती है, गन्ना में लगती है, किस में लगती है? तो दोस्तों करनाल जो वंट है ना, ये बीमारी किस में लगती है हमारी? गेहूं में लगती है, गेहूं में लगती है, ठीक है ना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करनाल बीमारी है वो गेहूं में लगती है। जैसे जैसे कह सकते हैं भुनका लग गया गेहूं में, या कुछ और लग गया, इस तरह से करनाल वंट एक बीमारी है वो गेहूं में लगती है। आगे बढ़ते हैं। इस बार दोस्तों लड़ लो खूब अच्छे से, नौकरी पानी है ना, तो लड़ना पड़ेगा इस बार। धान की उत्पत्ति हुई है। धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कहाँ से हुई है? धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? यूरोप से, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण पूर्व एशिया में, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया से लिख दो, एशिया में लिख दो। कहाँ की धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दक्षिण पूर्व एशिया से, ठीक है ना? दक्षिण पूर्व एशिया से। इतना तो आई थिंक आप लोगों को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल, ज़्यादा पंखा डिस्टर्ब कर रहा बहुत ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, अब सही है दोस्तों। क्वेश्चन हम लिखवाना चाह रहे हैं आपके लिए, हाँ ठीक है। खरीफ और रबी और जायद की फसलें दोस्तों जरूर देख लेना कि कौन सी खरीफ की फसलें, कौन सी जायद की फसलें, कौन सी रबी की फसलें हैं। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए भी नहीं कराऊंगा। खरीफ और जायद, खरीफ जायद और रबी की फसलें मैं आपको एक दिन स्पेशल क्लास बताऊंगा, क्योंकि वो आपको सभी सब्जी जितने भी है ना, कहने मतलब जितनी भी फसलें, सबके बारे में जानना जरूरी रहेगा, इसलिए इसको क्वेश्चन को बाद में कराएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, लिख सकते हो। धान की
ओहो, मार्कर भी डाउन हो गई। धान की खेती के लिए जलवायु कितनी होनी चाहिए? जलवायु, धान की खेती के लिए एक अच्छा जलवायु कितना होना चाहिए? मतलब कि एक आदर्श या अच्छा जलवायु कितना होना चाहिए धान की खेती के लिए? तो दोस्तों सही इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ना 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और साथ में और 25 डिग्री से ऊपर तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान, ठीक है ना। मतलब कि अगर धान की अच्छी खेती के लिए अगर सबसे अच्छा मौसम बताया जाए, बात करें जाए तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान होना चाहिए, तब आपकी धान की फसल बहुत ही जबरदस्त होगी। और धान बारिश मांगती है, आप सभी को पता है, जून जुलाई में धान लगते हैं तो बारिश खूब हो रही होती है उस समय, ठीक। लो, लाइट भी गई। दोस्तों फिलहाल इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइट नहीं जाती तो ये चैप्टर पूरा आपका 100% कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कोई ना, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, आगे बढ़ते हैं।